तो इनकम मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड में आप देख रही हैं कि ये इसे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड भी कहा जाता है। इनकम मेथड को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। ठीक है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं। किसे? इनकम मेथड को। और फैक्टर मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन मतलब कॉपी में नोट डाउन करती जाएंगी। इनकम मेथड के सामने में ही स्लैश दे करके डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, ये सभी दिमाग में सेट कर लेना है। शेयर मेथड और दूसरा हो गया इसे फैक्टर पेमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, इसे बाद में भी लिख सकती हैं आप। अकॉर्डिंग टू दिस, और इसमें स्टडी मटेरियल में जो है हम असाइन, हाँ स्टडी मटेरियल में हम पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो इनकम मेथड को ही हम लोग दूसरे शब्दों से, दूसरे नामों से क्या जानते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। अगर एग्जामिनर को हम एक नंबर का क्वेश्चन बनाना हो तो वो पूछ सकता है कि अनदर नेम ऑफ इनकम मेथड। ठीक है, और जो है अनदर नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी पूछ सकता है। इस तरीके से भी पूछेगा ताकि वहां पर दिमाग में सेट रहे कि इसे क्या कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, किस मेथड? इनकम मेथड। National income is measured in terms of factor payments. नेशनल इनकम को हम लोग जो है फैक्टर पेमेंट्स के रूप में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। फैक्टर पेमेंट्स के रूप में हम लोग मेजर करते हैं। और फैक्टर पेमेंट कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो भी रेम्यूनरेशन मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग फैक्टर ऑफ पेमेंट कहते हैं, फैक्टर पेमेंट कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक हो गया लेबर, दूसरा हो गया लैंड, तीसरा कैपिटल, चौथा इंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। ठीक है, क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। तो अब इसके पेमेंट क्या किस रूप में होंगे? तो लैंड का आप जानती हैं रेंट के रूप में, लेबर को वेजेस या सैलरीज चाहिए, कैपिटल कहीं पे पूंजी लगा रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट मिले हमें, और इंटरप्राइज यानी प्रॉफिट प्राप्त हो। इंटरप्राइज अगर हम लोग बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें हम लोगों का उद्देश्य यही होगा, ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, कौन सी मेथड? इनकम मेथड की से क्या हम लोगों को पता चला कि नेशनल इनकम को हम लोग जो है फैक्टर पेमेंट के रूप में मेजर करते हैं टू द ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कोई समस्या? तो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और इसे फैक्टर पेमेंट मेथड कहा जाता है, और इसे नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और profit to the owners of the factor of production, labor, land, capital and enterprise during an accounting year. नेक्स्ट आ गया डोमेस्टिक इनकम। इसमें हम लोग, ये तो नेशनल इनकम की बात हुई, ये किसकी बात हुई? नेशनल इनकम की बात हुई। अब देखिए अभी, अब आ जाते हैं नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जो है
वह कैसे हम लोगों को प्राप्त करते हैं? तो डोमेस्टिक इनकम जो है आपका तैयार होता है द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स generated within the domestic territory of a country during an accounting year. नेशनल इनकम हम लोगों ने क्या पढ़ा? फैक्टर पेमेंट से प्राप्त की। नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम यानी नेशनल इनकम इनकम मेथड से हम लोगों को कैसे पता चलेगा? फैक्टर पेमेंट से, फैक्टर पेमेंट से। और ये फैक्टर पेमेंट आपका क्या क्या होगा? 4 होंगे, यानी कहने का मतलब आप नाम दे सकते हैं। पहला हो गया रेंट, दूसरा वेजेस, तीसरा प्रॉफिट और चौथा हो गया इंटरेस्ट। इन्हीं चारों से आप नेशनल इनकम निकालेंगे इनकम मेथड में, ठीक है। अब अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना हो तो डोमेस्टिक इनकम जो है वह फैक्टर इनकम होगा। फैक्टर इनकम यानी जनरेटेड विदिन द इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब देश के अंदर में जितने भी क्रिएट हो रहे हैं वह फैक्टर इनकम होगा, ठीक है। फैक्टर इनकम भी इसी को कहा जाता है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आएंगे। लेकिन यह क्या होना चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में होनी चाहिए, बाहर नहीं, बाहर से हम लोग नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि फैक्टर इनकम होता क्या है, तो इसलिए आपके लिए एक सब दे दिया कि फैक्टर इनकम्स होते क्या है। तो चलिए फैक्टर इनकम को समझते हैं। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, जब परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर फैक्टर इनकम्स? फैक्टर इनकम्स होते क्या है? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फैक्टर इनकम्स क्या होता है, फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अब फैक्टर इनकम क्या होगा? इनकम ही होगा, सीधा से लिखा हुआ इनकम होगा तो इनकम। और कहाँ? जहां पर प्रोडक्शन होगा, फैक्टर सर्विसेज दिए जाएंगे। तो अर्नड बाय अ पर्सन, फैक्टर इनकम रेफर्स टू दोज इनकम अर्नड बाय अ पर्सन एज अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं ये। जब हम क्या करते हैं? फैक्टर प्रोडक्ट्स के में जो है रेंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज देते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे लेबर अगर वर्क करेगा तो फैक्ट्री उसे क्या करेगा? फैक्ट्री उसे पेमेंट करेगा, तो वह फैक्टर पेमेंट कहलाएगा। यह क्या हुआ? फैक्टर पेमेंट हुआ, इसके द्वारा फैक्टर पेमेंट हुआ, लेकिन इसके लिए वह क्या हुआ? इनकम हुआ। बात समझ पा रही है? जो किसी और के लिए पेमेंट होगा वो किसी और के लिए क्या हो सकता है? इनकम होगा कि नहीं होगा? बताइए, हाँ या ना? हाँ। तो इसमें क्या आ गया? जैसे इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी फॉर हिज लेबर, रेंट फॉर हिज लैंड, लैंड के लिए रेंट हो गया, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, या प्रॉफिट फॉर हिज इंटरप्रेन्योरशिप। ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसा कि हम ऊपर भी कहे थे कि डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम भी वही कहलाएगा जो फैक्टर पेमेंट है। लेकिन शर्त यहाँ डोमेस्टिक इनकम में क्या है कि यह डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मतलब देश के अंदर में ही हम लोगों को ये जितने भी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल जनरेट करना है देश के भीतर। अब वो नेशनल में क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने पढ़ा है जब डोमेस्टिक में NFIA, नेट NFIA जोड़ते हैं, NFIA जोड़ते हैं तो क्या निकलता है? आपका नेशनल निकलता है।
तो आपको जानिए हाँ ये पता चला कि जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी बाहर के देशों का भी इनकम किस रूप में हो सकता है, वेजेस के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, है ना, किसी भी रूप में अगर मिलता है तो ये NFIA हो जाएंगे। और वह NFIA का वैल्यू जो है अगर हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो क्या निकल आता है, हमारा नेशनल इनकम निकल आता है। कोई परेशानी? नहीं सर। केवल अंतर यही रखना है कि ये डोमेस्टिक बाउंड्री टेरिटरी के अंदर होने चाहिए या जो है वर्ल्ड के किसी भी कोने का हो सकता है। अब यहाँ पर आर ओनली अर्नड इनकम्स, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि इट ये ध्यान में रखने के लिए बोल दिया है, इसलिए स्टार मार्क करके ही लिखना है कि फैक्टर इनकम क्या होगा, वह अर्नड इकोनॉमिक्स मतलब कमाई हुई राशि होगी। कमाई हुई राशि बहु नहीं होगी, कमाई हुई राशि होगी, धन होगी। ठीक है, कॉपी बहु और राशि बहु नहीं समझिएगा। हाँ, तो कमाई यानी कहने का मतलब हमने मेहनत किया उसके बदले काम हमें पैसे मिले उसी का जिक्र होगा। ऐसा नहीं कि जो है सरकार ने हमें पेंशन दिया, हम बूढ़े हो गए तो चलो भैया बूढ़े आदमी को कुछ खाने पीने का इलाज का कुछ खर्चा पानी जो है दिया जाए, खर्चा पानी दिया जाए। तो वह पेंशन के रूप में, तो वह पेंशन के रूप में सरकार का तो खर्चा हो सकता है लेकिन यह हमारा इनकम नहीं हो सकता। ठीक है, ये इस वजह से ये फैक्टर इनकम में नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब कि हमने हमने औरों को सेवा दिया, उसके बदले औरों ने क्या किया, हमें कोई धनराशि दी, पैसे दिए, तो वह हमारा हो गया इनकम। It does not include any income. It does not include any income which is not earned. ध्यान से देख सकती हैं। तो जो कि फैक्टर सर्विस को जो कि सेवारत नहीं है, कार्यरत नहीं है किसी काम में और उन्हें कहीं से, जैसे आप काम नहीं कर रही है और पापा ने आपको दे दिया तो वह फैक्टर इनकम आपका नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? इन पापा ने आपको कहीं पर काम किए, उनके संस्था ने उन्हें पैसे दिए तो वह क्या हुआ, वह फैक्टर इनकम कहलाया। वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने सेवा कर। अगर कल को जो है कोई बूढ़ा आदमी को पेंशन मिल रहा है तो भाई उस कंपनी या जो है ऑफिस से, तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, काइंडनेस दिखाया जा रहा है एक तरह से, है ना। ये तो सेवा तो देने वहां नहीं गए, उन्होंने काम तो नहीं किया, तो उन्हें मिल रहा है। तो एक तरह से क्या है कि एक सरकार की तरफ से स्कीम है। अब तो ये भी सेवा खत्म कर दिया गया, अब तो ये पेंशन जो है नहीं मिलेगा। ये सब सुने ही होंगे 2000 के बाद की तो पुरानी सरकार ही तय कर चुकी है। 2000 ईस्वी के बाद जिसका भी ज्वाइनिंग हुआ है गवर्नमेंट में ऑफिस में, तो सभी को पेंशन नहीं मिलने वाला है, केवल जो है डिफेंस सेक्टर में जिनका जॉब है उनको मिलेगा। तो टू इलुस्ट्रेट, जैसे एक एग्जांपल्स के तौर पे बताया गया कि ओल्ड एज पेंशन जो है रिसीव किए जाते हैं सीनियर मोस्ट सिटीजन्स के द्वारा, तो ये जो है क्या होते हैं, अर्नड इनकम नहीं है। अर्नड इनकम नहीं है क्योंकि यह जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह का छोटा सा क्या होता है, उनके लिए, उनके गुजर बसर के लिए, उनके लाइफ को जीने के लिए एक छोटा सा हेल्प होता है गवर्नमेंट की तरफ से। इस वजह से उसे जो है फैक्टर इनकम नहीं कहते। ठीक है, सच रिसिप्ट्स और पेमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स। इस तरह के पेमेंट्स को क्या कहा जाता है, फैक्टर पेमेंट भी नहीं कहा जाता, इसे ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसफर पेमेंट, जो सरकार के द्वारा, हाँ ध्यान से ध्यान रखिएगा कि इस तरह के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, रिसिप्ट कौन कर रहा है, ओल्ड बूढ़ा आदमी, और पेमेंट कौन कर रही है, सरकार कर रही है, सरकार कर रही है। ठीक है, या कोई संस्था भी दे सकती है। जैसे टाटा वाले में हम लोगों ने पढ़ा था टाटा का,
ऐसा ही स्कीम होता है। तो वहां पर क्या हुआ कि उनके द्वारा जो भी पेमेंट या रिसिप्ट किए जा रहे हैं, तो वो कैसे पेमेंट रिसिप्ट कहलाते हैं, ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर रिसिप्ट। तो ट्रांसफर पेमेंट यानी फैक्टर पेमेंट के जगह पे जो है, क्योंकि फैक्टर पेमेंट जो इसका संस्था होगा वही तो पेमेंट कर रहा होगा, तो फैक्टर पेमेंट में कौन से पेमेंट आएंगे, जो कि अर्न किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, अर्न किए जाएंगे, ठीक है ना। और फैक्टर इनकम क्या हो गया, जो कि अर्न किया जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफर पेमेंट किया किस क्या किए जाएंगे, जब हम किसी को हेल्प कर रहे हैं। और ट्रांसफर इनकम किसका होगा, जो कि हम काम नहीं कर रहे लेकिन हमें उसके बदले में काम मिल रहा है, मतलब पैसे मिल रहे हैं, हाँ, तो इसे हम लोग ट्रांसफर रिसिप्ट्स कहते हैं। तो ध्यान रहेगा, सच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर नोन एज ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर रिसिप्ट्स। और इसे जो है नेशनल इनकम में हम लोग इंक्लूड नहीं करते। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि भैया बताओ, दीदी बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, ठीक है। कि दीदी बताओ, भैया बताओ, जो है ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। भैया दीदी अगर नहीं पढ़े रहेंगे ना, वो बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, पेमेंट ही तो है, नेशनल इनकम में तो पेमेंट ही होगा। तो इसलिए भैया दीदी को पढ़ना जरूरी है। चलिए, यहाँ तक में कोई परेशानी है बताइए। नहीं सर। धन्यवाद। आगे ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए। कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं हेलो, माइक टेस्टिंग ऐसा कुछ। तो चलिए, क्या है क्लास, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड एज पेंशंस एंड रिटायरमेंट पेंशंस। रिटायरमेंट पेंशंस और ओल्ड एज पेंशंस क्या हुआ। ओल्ड एज पेंशंस जो कि सरकारी संस्था में काम नहीं कर रहे हैं, जैसे है ना, जो सरकारी संस्था में कभी काम नहीं किए, लेकिन सरकार ने स्कीम दी है कि हर बूढ़े व्यक्ति को जो है 3 बार में साल में 6,000 रुपए मिलेंगे। सुना होगा इस तरह का, 6,000 रुपए मिलेंगे और वह 3 किस्त में मिलेगा। कितनी इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, 3, यानी 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 करके 2,000 सुना होगा। इस तरह का सरकार का अनाउंसमेंट है, जिसे आपने पढ़ा सुना है। एक योजना है सर गवर्नमेंट की, वृद्धा पेंशन योजना, सुने हैं? हाँ। वृद्धा पेंशन योजना, तो मतलब वृद्ध व्यक्ति हाँ। को उनको मिलेगा जिसकी उम्र 60 वर्ष से नीचे है। आपको मिला? हाँ हमको हमको कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे हम बोले तो 60 वर्ष से नीचे वाले व्यक्तियों को मिलेगा। मिला आपको? नहीं। 60 प्लस वाले को मिलेगा। आप ध्यान नहीं देती हैं, इसका मतलब 60 प्लस यानी कहने का मतलब कि बुजुर्गों को जिनका उम्र क्या हो गया है 60 वर्ष से ज्यादा है, तो उसके लिए ये स्कीम रखी है सरकार ने। कहने का मतलब वो कभी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में उन्होंने काम नहीं किया, यह एक स्कीम है, ठीक है। और रिटायरमेंट पेंशन क्या है? रिटायरमेंट पेंशन वैसे पेंशन हैं, रिटायरमेंट पेंशन वैसे पेंशन हैं जो कि सरकार के ऑफिसेज में, सरकार के दफ्तर में उन्होंने कभी ना कभी क्या किया है, काम किया है, ठीक है। तो एक काम करने के बाद वे 60 वर्ष में वो ऑफिशियली उन्हें पेंशन मिल रहे हैं, तो वो रिटायरमेंट पेंशन होगा। अब ध्यान से देखिए, ये कौन नेशनल इनकम में ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो ये देखिए, पहले इसे मिटा लेते हैं।
तो ये क्या लिखा हुआ है, ओल्ड एज पेंशंस यूनिलेटरल पेमेंट्स। यूनिलेटरल पेमेंट्स यानी कहने का मतलब है कि एक तरफा पेमेंट है, यानी इन्हें जो है ओल्ड सिटीजन्स को, बूढ़े व्यक्ति को, जैसे हम लोग हुए, तो हमारे जैसे लोगों को जो है ना कभी भी सरकार को पेमेंट या कुछ और करना नहीं पड़ता, बूढ़े व्यक्ति, ठीक है। तो इसे हमने नाम दिया ट्रांसफर पेमेंट। यूनिट ट्रांसफर पेमेंट को ही दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, यूनिलेटरल पेमेंट कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, यूनिलेटरल पेमेंट्स कहे जा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब एक तरफा है, केवल सरकार ही पेमेंट कर रही है, इन लोगों से कुछ भी नहीं ली है। These are not included in the estimation of national income। तो ट्रांसफर पेमेंट को अथवा यूनिलेटरल पेमेंट के नाम से लिखा रहेगा तो आपको समझना है कि जैसे स्कॉलरशिप सुनिए नाम, हायर स्टडीज के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देती है सरकार, मालूम है। हाँ। सुनी होगी कि बिहार गवर्नमेंट जो है, हमारे नीतीश कुमार जो बिहार के गवर्नमेंट है, सरकार है, बिहार के सीएम, ठीक है। तो उन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया हुआ है कि 10th में जो 60% से यानी फर्स्ट डिवीजन लाएगा, ठीक है ना, तो उन्हें जो है कुछ मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा हायर स्टडीज के लिए। 12th में भी जो फर्स्ट डिवीजन करेगा उन्हें भी हायर स्टडीज के लिए पैसे मिलेंगे। उसके बाद अब लड़कियों के लिए कर दिया गया है, ग्रेजुएशन में जो है अगर अच्छा मार्क्स लाएंगी, मतलब फर्स्ट डिवीजन, तो उन्हें जो है फ्री पैसे मिलेंगे। समझ पा रही है। अब इसका करीब जो है 15, 25, 50 इस तरीके से 50,000, 15,000, 25,000 इस तरीके से रख दिया गया है। तो समझिए ये क्या है, एक तरह का हायर स्टडीज के लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो यह भी एक तरह का क्या है, वह यूनिलेटरल पेमेंट है, क्योंकि लड़कियों को कुछ पैसा देना पड़ा तो नहीं सरकार को, सरकार ने उन्हें दिया। तो वैसे पेमेंट क्या कहलाए, ट्रांसफर पेमेंट कहलाए। समझ पा रहे हैं। हाँ सर। ठीक है। अब बात आती है कि ये स्कॉलरशिप भी इसमें ही आ जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट के अंदर ही आ जाएगा। अब दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसे जो है नेशनल इनकम के अंतर्गत इंक्लूड नहीं करेंगे। जबकि दूसरे तरफ देखिए रिटायरमेंट पेंशन है, रिटायरमेंट पेंशन बिल्कुल अलग होता है ट्रांसफर पेमेंट से, ठीक है। रिटायरमेंट पेंशन यानी ये पेंशन जो है क्या है, एक डेफर्ड वेजेस की तरफ, कहने का मतलब कभी हम पहले के समय में हमने उनसे काम ले लिया और कुछ पेमेंट जो है उनका हमने एक तरफ जमा कर दिया, ताकि जो है उनके बुढ़ापे में हम क्या करें, उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसे दें, ताकि अपना जीवन जो है ठीक तरीके से चला पाए। बात समझ में आ रहा है। हाँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ पैसे कमाए, आप कितना कमाती है बताइए। कहाँ कमाते हैं सर अभी। अच्छा नहीं कमाती है, चलिए ठीक है। तो आपको जो है किसी ने 100 रुपए दिए, यही आपका इनकम हो गया, चलिए ठीक है। 100 रुपए में जो है आपने क्या कर लिया कि जो है वो 50 रुपया जमा कर लिया अपने आगे के लिए। कहने का मतलब कि कभी कुछ खर्च पड़ेंगे तो हम जो है क्या करेंगे, उससे निकाल सकते हैं। तो उसी तरह सरकार भी करती है कि कुछ पेमेंट जो बनते हैं ना, तो उस पेमेंट को एक कुछ हिस्सा जो है सरकार क्या करती है, अलग कर देती है हमारे ही इनकम से, ठीक है, ताकि आने वाले समय में उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने देते जाए। अब बेचारा जब तक ले सकता है उसका जिंदगी। इसमें इस क्रम में जो है ना, सरकार को कभी बार फायदे भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा नुकसान भी होता है। अब जैसे 100 तक का तो, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि ऑन एन एवरेज पर्सन की एज कितनी रखी जाती है, 100 ईयर्स।
है ना। तो 100 ईयर्स रख जाती है, तो उसी हिसाब से जो है वो सरकार भी उसे रख लेती है अपनी तरफ। ठीक, इतने दिनों में इस तरीके से पैसे होंगे। अब मान लीजिए जो 125 वर्ष जी ले, तो 25 वर्ष के लिए 25 वर्ष का तो अलग से सरकार को पेमेंट करना पड़ रहा होगा। यहाँ पे उन्हें नुकसान हो गया, लेकिन जो है फाइनली जो है सरकार को नुकसान होती नहीं है। 125 वर्ष कौन जीता, बहुत रेयर, गिने चुने, समझे। ये अलग ही जानकारी दे रहे हैं, एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो यानी कहने का मतलब हमारे ही इनकम का कुछ हिस्सा जो है ना, वो क्या करती है सरकार, अलग जगह पर रख लेती है और उसे डेफर्ड वेजेस के रूप में जो है हमें पेमेंट करती है। इस वजह से, क्योंकि वह फैक्टर सर्विसेज पहले ही ले चुकी है, फैक्टर बेस्ड सर्विसेज के ही रेंडर में हमें वह रिसिप्ट मिलेगा। तो इसे हम क्या करते हैं, रिटायरमेंट पेंशन को एस्टिमेट करते हैं किसमें, नेशनल इनकम में। बताइए इसमें कोई दिक्कत? अगर कोई पूछ ले कि रिटायरमेंट पेंशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं, तो आपको सोचना है कि क्या इसने पहले कभी उस संस्था में काम किया होगा, तभी तो इसे रिटायरमेंट पेंशन हो रहा है ना। हाँ, तभी आप कहिएगा कि हाँ बिल्कुल करेंगे। अगर कोई अदर पेंशन है जिसमें कि देखेंगे कि यूनिलैटरल पेमेंट्स है, करने का मतलब केवल और केवल सरकार ही पेमेंट कर रही है। यहाँ पे आप देखिए तो एक तरह से बायलेटरल पेमेंट है। ये क्या कर रही है, यह इंसान जो है उनको सर्विस पे कर रहा है ना। इंसान क्या कर रहा है इसमें, रिटायरमेंट पेंशन में इंसान जो है सर्विस पे कर चुका है पहले, और सरकार उसके बदले पेमेंट कर रही है, यही तो है ना। तो ये क्या हुआ, एक तरह का बायलेटरल पेमेंट हो गया। वहां पे आपको थोड़ा सा अपने से दिमाग का जो है थोड़ा दही बना करके करना होगा, समझ करके। ठीक है, अगर वहां पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे पूछे तो पता करके बताइएगा कि ये कैसे हैं। यूनिलैटरल होंगे तो उसे ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे, और नॉन यूनिलैटरल होगा तो वह क्या कहलाएगा, वह जो है हम यूज करेंगे किसमें, वह यूज करेंगे हम नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को निकालने में। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आपको आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम को 4 हिस्से में बांट दिया। कितने हिस्से में बांट दिया, 4 हिस्से में। 4 हिस्से में ना, 3 हिस्से कर दिया। अच्छा, NFIA कोई बात नहीं, बात नहीं रखा। तो फैक्टर्स इनकम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 हिस्से में। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन यानी कहने का मतलब आपने किसी से काम लिया, उसके बदले में आपने क्या दिया, उसे पैसे दिए। ठीक है, कहने का मतलब आपको वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि पैसे ही दिए। तो अगर आप, कई बार होता क्या है कि उसके बदले अनाज दे देते हैं। कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सोचना होगा कि जो है कि यह हमारे लिए काम कर रहा है तब हम पेमेंट कर रहे हैं, तब हम उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हो गया, इसी के अंतर्गत आएगा। पेमेंट इन काइंड, काइंड भी इसके अंतर्गत आएंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS, ट्रिपल S, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये, और पेंशन और रिटायरमेंट, ये 4 चीजें आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में रखना है। कौन कौन, COE के अंतर्गत, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंतर्गत। किताबों में COE भी लिखा हुआ मिलता है, इसलिए हम बता दिए COE, लेकिन आपको पूरा दिमाग में सेट कर लेना है। COE का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है। हाँ, कहने का मतलब हमने उस एम्प्लॉय से काम लिया और उसके बदले हमने उसको दाम दिया, काम लिया दाम दिया। ठीक है,
काम के बदले दाम। हाँ। तो आप इसके अंतर्गत जो है पहला क्या लिखेंगे, वेजेस एंड सैलरीज। दूसरा क्या होगा, पेमेंट इन काइंड, ठीक है। तीसरा क्या होगा जो है पेमेंट इन काइंड क्या होता है, जैसे देखते हैं ये सरकार जो है अपने एम्प्लॉइज को क्या करती है, जो है हेल्थ के लिए कुछ खर्च देती है कि नहीं देती है, तो वह एक तरह का काइंड हो पेमेंट हुआ, ठीक है। सरकार की जो है हम लोगों को अगर कुछ जैसे वहां पर लिखा ही रहता है पेमेंट इन काइंड के ही रूप में रहता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अब तीसरा आप देख रही हैं कि SSS यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे रफाल खरीदे, ये सब खरीदे, तो वह नेशनल इनकम में आ गया। और चौथा जो है वह पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं उनको अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वह भी COE के अंदर आ गया। बात समझ में आ गया। नेशनल इनकम में हाँ, पहला क्या चीज होगा, COE। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस तीन जगह से हम निकालेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस तीन जगह से, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सरप्लस यानी फायदा, यानी कहने का मतलब ये एक तरह का क्या हुआ, ये इनकम हुआ, ये इनकम हुआ। अब कहीं से कोई और जुगाड़ है क्या क्योंकि इनकम को और बढ़ाया जा सके, ये कुछ जुगाड़ है। जैसे रेंट हो गया, अगर हम अपना मकान किराए पे दे दिए तो रेंट आ रहा है, तो या जमीन किराए पे दे दिए तो वह रेंट आ रहा है, तो वह हमारी इनकम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना। तो इस वजह से रेंट आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट यानी हमने किसी को पैसे दिए तो उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता जाएगा, तो वह हो गया इंटरेस्ट सरप्लस इनकम हो गया। समझ पा रही है। और तीसरा जो है प्रॉफिट, यानी कहने का मतलब है कि हम एक संस्था चला रहे हैं और उसमें जो है अच्छा काम किए, तो अच्छा काम किए, धीरे धीरे हमारा मुनाफा भी बढ़ता गया, तो वह प्रॉफिट, होने वाले जो प्रॉफिट है वह क्या होंगे, इनकम का एक्स्ट्रा इनकम होगा। यानी इसलिए जो है हमें ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ अलग से उघाड़ रहे हैं पैसे को। तो अब प्रॉफिट को तीन हिस्से में डिवाइड किया। प्रॉफिट को कितने हिस्से में डिवाइड करेगा, तीन हिस्से में। एक हो गया डिविडेंड के रूप में, दूसरा हो गया CPT के रूप में, और तीसरा हो गया UP के रूप में, उत्तर प्रदेश के रूप में, ठीक है ना। यूपी के रूप में, बिहार के रूप में। यूपी क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यूपी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और CPT क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट, हाँ, प्रॉफिट टैक्स, ये याद रखना है। इसलिए क्योंकि अब जो सवाल बनवाएंगे इन्हीं सब की मेथड से। हम पहले एक वैल्यू एडेड खत्म कर चुके हैं, इनकम मेथड आज लगभग खत्म कर ही देंगे, सोच के ही बैठे हुए हैं। दूसरा पन्ना है, 4 पन्ना पढ़ना है। और कल हम एक्सपेंडिचर मेथड खत्म कर देंगे लगभग। परसों से खाली सवाल फिर बनवाएंगे। बात समझ में आया। और ये जब कंप्लीट हो, सवाल बन जाएगा, तब समझिए कि ये एक्सरसाइज मेजरिंग नेशनल इनकम, ये यानी करने का मतलब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स कंप्लीटली फाइनली जो है कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग टॉपिक पे आएंगे। खैर, पहले यहाँ पे प्रॉफिट को क्या किया, फिर फर्दर डिवाइड किया 4 हिस्से में। आपने देखा डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, वह हिस्सा, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि हम शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स में आपस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कैसे प्रॉफिट कहलाते हैं, डिविडेंड
को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। डिविडेंड को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। किससे बांटते हैं? शेयर होल्डर्स में, आपस में। कई सारे मिल करके जो संस्था चला रहे हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपस में जितने भी व्यक्ति मिल करके हम संस्था चला रहे हैं उनमें बांट लिए। कुछ ऐसे भी हिस्से होते हैं ताकि जो है हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ताकि हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। समझ पा रही हैं? एक्सपेंड कर सके। तो वैसे को हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहते हैं, या कॉर्पोरेट का सेविंग है। वो क्या है? कॉर्पोरेट का वो सेविंग्स हो जाता है। बात समझ पा रही होंगी? कॉर्पोरेट का वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप सुनती होंगी कि जीएसटी कुछ टर्म होता है, मालूम है? जीएसटी कोई टर्म होता है, मालूम है? गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। अरे बाप रे वाह, वाह। गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, वाह। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर नरेंद्र मोदी आपसे भेटा गए इत्तेफाक से, ठीक है, जहां आप रहती है, तो आप पूछेंगे कि जो है बाबू कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये क्योंकि बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट करते रहते हो संडे में, संडे मन की बात में। पूछेंगे गुड्स एंड जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ, आप बताइएगा गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ठीक है? वो भी खुश, आप भी खुश। तो जीएसटी क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि गुड्स, पहले इसके पहले आप सुनते थे एक टैक्स आता था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट के नाम से। शायद आप पढ़ी होंगी अपने टाइम में, अगर 2 वर्ष पहले पास किए तो शायद ना हो। 2 वर्ष पहले तो इंक्लूड हो चुका है जीएसटी। तो जीएसटी ना किसी क्लास में पढ़ रही थी, लेकिन हाँ जिस समय आप 6th-7th में थी, समझ पा रही है, जहाँ पे आप पढ़ती थी एसपी, सीपी, एमपी। एमपी यानी मध्य प्रदेश, नहीं? हाँ। मार्क्ड प्राइस, एमपी का मतलब मार्क्ड प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि एस फॉर सुरेंद्र, पी फॉर प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, ये सब नाम नहीं ला दीजिएगा। तो कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर आप देखती होंगी कि एमपी, सीपी, उसके ऊपर जो है टैक्स लगा दिए जाते थे, वैल्यू एडेड टैक्स 10%, 20%, इस तरीके से पढ़े होंगे। अब जो है वो जब जब सरकार बनी, नई सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो उन्होंने जो है ये इम्प्लीमेंट कर दिया जीएसटी के रूप। यानी कहने का मतलब है कि जो है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है? एक देश में एक ही तरह का टैक्स होगा। तो कहने का मतलब है कि हम अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इनकम हो रहा है, तो उसके लिए हमें सरकार को क्या करनी पड़ती है? टैक्स देनी पड़ती है। क्योंकि यही टैक्स जो है सरकार की क्या होती है? इनकम होती है। आपने 6-7 में पढ़ चुका है पंचायती राज, ये सब का फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में जो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का हिस्सा पढ़े थे, जिसमें कि उनके इनकम्स, फंक्शन कैसे करता है, ये सब पढ़े थे, फंक्शन, और उसके इनकम भी पढ़े थे। तो इनकम में आपने जाना होगा कि इन सभी का इनकम का सोर्स होता है टैक्स, ठीक है? टैक्स ही होता है।
ध्यान से समझिए कि ये सभी जगह से आपने जो प्रॉफिट अर्न किया यानी इनकम जनरेट किया, तो इस पर जो है आपको सरकार को क्या करनी पड़ेगी, टैक्स देनी पड़ेगी। ये तो आपने क्या किया, आपके द्वारा जो प्रॉफिट हुआ उसे 3 हिस्से में बांट दिया। कितने हिस्से में बांट दिया, जवाब दीजिए। प्रॉफिट को कितने हिस्से में बांट दिए, 3 हिस्से में। एक प्रॉफिट हो गया कि सबसे पहला प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसे आपने सरकार के नाम पूरा कर दिया यानी टैक्स के रूप में। तो परसेंटेज में ही तो टैक्स बटेगा ना। अगर हमको 100 रुपया हुआ और हमें सरकार को 20% टैक्स का मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास बचे 80 रुपए। अब 80 रुपए में हम जो है 5 आदमी मिल करके अगर संस्था चला रहे हैं तो 50 रुपए क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। और 30 रुपए जो बच गए उसे क्या करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि हम इससे जो है और भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस को या अपने इंटरप्राइज को क्या कर सकते हैं, और भी इनहैंस। सर
सर
सर सर